वेलकम बच्चों, नवोदय एकेडमी में मैं अरुण चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हमने नवोदय विद्यालय के लिए रिवीजन क्लास को स्टार्ट किया है। आज ये क्लास नंबर 4 है। तो जो लोग आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पुराने वीडियो को देखिए। तो हम नवोदय विद्यालय 20 जनवरी के लिए रिविजन कर रहे हैं। इसमें हम कंप्लीट मैथ्स का रिविजन कर रहे हैं। जो आपने जुलाई से लेकर दिसंबर तक पढ़ा है उसका कंप्लीट रिविजन हम कर रहे हैं। तो आज ये क्लास नंबर हमारी 4 है, जिसमें हम पढ़ेंगे गुणनखंड और गुणज के बारे में, वेक्टर एंड मल्टीप्लाई के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें अभाज्य गुणनखंड के बारे में, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। इससे आपका रिवीजन होगा और परीक्षा में आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी करते हुए करते हैं स्टार्ट। तो आज का हमारा है, पहले हम पढ़ेंगे गुणनखंड। तो गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर। अब गुणनखंड गुणनखंड होता है क्या है, जैसे मान लीजिए अभी आपके सामने कुछ संख्या दे दी गई है, 5 दे दी गई है और आपसे पूछा गया है इसके गुणनखंड ज्ञात कीजिए, इसके फैक्टर ज्ञात कीजिए। इसका मतलब होगा ये जो 5 है इसमें कौन कौन सी संख्या से भाग जाता है। क्या है? कौन कौन सी संख्या से भाग जाता है। कौन कौन सी संख्या से, कौन कौन सी संख्या से क्या होता है, भाग जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। तो अगर हम 5 में बात करते हैं तो देखिए 5 से भाग जाएगा, ठीक है, 5 से तो हमेशा भाग जाएगा क्योंकि जो संख्या होगी उसमें स्वयं से भाग जाएगा। इसके अलावा एक से भी भाग जाएगा। आगे बात समझ में? तो देखिए आपका जो एक का पहाड़ा होता है, एक की भी टेबल होती है, तो एक तो हमेशा हर संख्या का गुणनखंड होता है। इसका मतलब एक की टेबल में तो हर संख्या आती है, जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है वो एक के पहाड़े में जरूर आती है। तो हर संख्या का पहला जो गुणनखंड होता है वो एक होता है। जैसे मान लीजिए हमने 6 के बारे में लिख रहे हैं, तो हमको ये बताना है कि जो 6 है ये कौन कौन से पहाड़े में आता है। तो जो 6 है वो सबसे पहले एक के पहाड़े में आता है। सबसे पहले किसके पहाड़े में आता है? एक के पहाड़े में आता है, क्योंकि एक के पहाड़े में सभी संख्या होती है। इसलिए परीक्षा में ऐसा प्रश्न अगर पूछ लिया गया कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका गुणनखंड सभी होता है, तो मतलब एक हमारी वो उत्तर हो जाएगा। एक जो होता है वो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। एक के अलावा और सीधे हम सरल भाषा में बात करें तो हमको केवल ये बताना है कि ये कौन कौन से पहाड़े में आती है, बस इतनी छोटी सी बात है। या हम इसमें अगर कोई बड़ी संख्या आएगी तो उसकी भी हम बात करेंगे, तो बड़ी संख्या में हम भाग लगा के चेक करते हैं, ठीक है। तो एक के पहाड़े में 6 आता है, ठीक है। 6 और कौन से पहाड़े में आता है? तो 2 के पहाड़े में, अगर 2 का पहाड़ा अगर 3 बार बोलेंगे तो 6 आता है, तो इसका जो दूसरा गुणनखंड होगा वो 2 हो जाएगा। इसके अलावा 2 के बाद अगले संख्या है हमारी 3, तो 3 का पहाड़े भी अगर हम 2 बार बोलेंगे तो 6 आता है, तो इसका अगला गुणनखंड हो जाएगा 3। 3 के बाद है 4, तो 4 दूना 8 होता है, मतलब 4 के पहाड़े में नहीं आता है, तो 4 इस 6 का गुणनखंड नहीं होगा। 5 के पहाड़े में नहीं होगा और अंत में क्या आ जाएगा हमारा 6। मतलब 6 के कितने गुणनखंड है? तो 6 के टोटल 4 गुणनखंड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 1, 2, 3 और 6। अब ये जो है इसमें सबसे छोटा गुणनखंड कौन सा है? तो 1 है। तो परीक्षा में अगर किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड आपसे पूछ लिया जाए तो क्या होगा? 1 होगा। और सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं संख्या होती है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया है कि 25 का सबसे छोटा गुणनखंड कौन है, तो 25 का सबसे छोटा गुणनखंड जो है वो 1 हो जाएगा। और 25 का सबसे बड़ा गुणनखंड कौन हो जाएगा? तो 25 का सबसे बड़ा गुणनखंड 25 ही हो जाएगा। तो परीक्षा में छोटा बड़ा गुणनखंड भी पूछा जा सकता है। तो छोटा हर संख्या का 1 होगा और बड़ा स्वयं संख्या होगी। तो हम गुणनखंड में इन्हीं प्रश्नों की बात करेंगे। गुणनखंड में हमको ये बताना है कि वो कौन कौन से पहाड़े में आता है। अब ये कैसे पता करेंगे? तो ये हम भाग लगा के बात करें। अगर कुछ छोटी संख्या है तो हम डायरेक्ट टेबल का प्रयोग कर सकते हैं, बड़ी संख्या है तो हमको उसमें भाग लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया है कि 12, अब 12 के गुणनखंड लिखिए, ठीक है। 12 के गुणनखंड लिखिए, तो पहला प्रकार परीक्षा में पहला प्रश्न हो गया कि 12 के गुणनखंड लिखिए। तो हम 12 के गुणनखंड लिख देंगे। मतलब 12 कौन कौन से पहाड़े में आता है? तो 12 सबसे पहले 1 के पहाड़े में आता है, ठीक है। 1 के पहाड़े में 12 आता है। फिर 2 का पहाड़ा अगर हम बोलेंगे तो उसमें भी क्या आता है? 12 आता है। फिर 3 का पहाड़ा भी अगर हम 4 बार बोलेंगे तो उसमें भी 12 आता है, मतलब 3 को भी हम इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद 4 के पहाड़े में भी 12 आता है, तो हम 4 को भी शामिल करेंगे।
उसके बाद 5, 5 का पहाड़ा अगर 2 बार बोलेंगे तो 10, मतलब 5 के पहाड़े में नहीं आता है। फिर हम चले जाएंगे 6 के पास, तो 6 के पहाड़े में भी क्या आता है, 12 आता है। फिर 7 के पहाड़े में नहीं आता है, 8 में नहीं आता, 9 से नहीं जाएगा, 10, 11 और 12, अंत में कितना आ जाएगा, 12। तो ये हो गए 12 के गुणनखंड। अच्छा, अब परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न पूछेगा इनको समझिए। पहला प्रश्न बनेगा आपसे 12 के गुणनखंड लिखिए, तो 12 के जितने भी गुणनखंड है हम लिख देंगे कि 12 का 1 है ना, 12 का गुणनखंड 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है, ये हमारे चारों विकल्प में मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न हो सकता है 12 का सबसे छोटा गुणनखंड कौन है, तो सबसे 12 जो है उसका सबसे छोटा गुणनखंड कौन है, 1 है। 12 का सबसे बड़ा गुणनखंड कौन है, तो 12 का सबसे बड़ा गुणनखंड 12 है। अच्छा, परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि 12 के कितने गुणनखंड है, मतलब आपको संख्या बतानी है। तो 12 के कितने गुणनखंड है, तो पहले हमको गुणनखंड निकालना पड़ेगा, फिर हम उनको गिनते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 12 के कितने गुणनखंड है, तो 12 के 6 गुणनखंड आपको मिलेंगे। तो गुणनखंड से इतने सारे प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है, बड़ा छोटा आ सकता है, संख्या पूछी जा सकती है। और इसके अलावा आगे चलते हैं, मान लीजिए हमको अब 14 के गुणनखंड निकालने हैं। बताइए 14 के कौन कौन से गुणनखंड है, इसका मतलब हमको ये बताना है कि 14 कौन कौन से पहाड़े में आता है। तो 14 सबसे पहले आएगा, 1 के पहाड़े में 14 आता है, क्योंकि हमने अभी बात की चाहे कौन सी भी संख्या हो, चाहे भाज्य संख्या हो चाहे अभाज्य संख्या हो, वो हमेशा 1 के पहाड़े में तो आएगा। 1 के पहाड़े के अलावा 2 से अगर इसमें भाग लगाएंगे तो चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि 14 जो है वो एक सम संख्या, और सम संख्या में 2 से भाग जाता है, तो 2 भी इसका आ जाएगा। 2 के बाद हम 3 से चेक करते हैं, तो अगर आप यहाँ पे बड़ी संख्या आपको मिलती तो आपको भाग लगा लगा के चेक करना पड़ेगा। तो अगर हम इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो 2 से भाग चला जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 के पहाड़े में नहीं आएगा, 4 में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, 6 में नहीं आएगा, 7 में आएगा। ठीक है, तो इसका अगला गुणनखंड कौन सा हो जाएगा, 7। 7 के बाद में डायरेक्ट ये आएगा 14 के पहाड़े में। तो 14 के कितने गुणनखंड है, पहला प्रश्न, तो 14 के 4 गुणनखंड है। 14 का सबसे छोटा गुणनखंड कौन सा है, तो 14 का सबसे छोटा गुणनखंड 1 है। 14 का सबसे बड़ा गुणनखंड कौन है, तो 14 का सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं 14 है। ठीक है, इसके अलावा आपसे एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि 14 के गुणनखंड निकालिए और उनका योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको तो 14 के गुणनखंड निकालना है और फिर उनको जोड़ना है। तो इनको हम जोड़ेंगे, 1 + 2 + 7 + 14, इन सभी को हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो गुणनखंड पूछे जा सकते हैं, छोटा बड़ा पूछा जा सकता है, कितनी संख्या है वो पूछे जा सकता है, और उनका योग पूछा जा सकता है। तो इनको हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, 2 में 1 को जोड़ेंगे 3, 3 में 7 को जोड़ेंगे तो 10, और 10 में अगर हम 14 को जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 24। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 24। तो योग भी पूछा जा सकता है, योग और योगफल हमने पिछली क्लास में बात की थी कि योग और योगफल का मतलब होता है जोड़ना। तो ये गुणनखंड से सभी हमारे क्या हो गए, प्रश्न हो गए। ठीक है, चलिए अब कुछ मान लीजिए आपके सामने दे दिया गया है 45। बताइए 45 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। बताइए आप लोग निकालिए इनको कॉपी में कि 45 के सॉरी कौन कौन से गुणनखंड है। ठीक है, अभी गुणनखंड में हम पढ़ रहे हैं, तो 45 के गुणनखंड निकालिए। तो 45 का हमको पता है, एक सबसे पहले एक तो होगा, और कौन होगा, 45 होगा। ठीक है, ये तो बात हमको पता है कि एक है और 45, दो गुणनखंड तो हम सभी संख्या के बता सकते हैं, चाहे हमको कुछ भी नहीं आते फिर भी हम कम से कम दो गुणनखंड बता सकते हैं कि सबसे पहले एक होगा और सबसे बड़ा 45 होगा, सबसे छोटा एक होगा। ये दो गुणनखंड तो मिल गए। अब चूंकि ये संख्या विषम है इसलिए इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें 45 में 3 से भाग लगा के चेक करेंगे। ठीक है, अगर बड़ी संख्या मिलती है तो 3 से भाग लगाएंगे, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया तो 1, ऊपर से उतारा 5, और 3 पंजा 15, मतलब भाग चला गया है। इसमें कितनी बार गया है, 15 बार। मतलब ये 3 के पहाड़े में भी आएगा, अगर 3 का पहाड़ा हम 15 बार बोलेंगे तो 45 आएगा। तो 3 के पहाड़े में हो गया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 3 के पहाड़े से भाग चला गया, अब 4 के पहाड़े से चेक करते, तो 4 के पहाड़े से नहीं जाएगा। ठीक है, 5, क्योंकि देखिए हमने कल बात की थी विभाजिता के नियम, और हमने उसमें पढ़ा था अगर किसी संख्या का आखिरी अंक 5 या 0 है तो उसमें 5 से भाग जाएगा। तो 5 का पहाड़ा हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, अगर 5 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, आता है, इसका मतलब होगा 5 भी इसका गुणनखंड हो गया।
आगे हम चलते हैं। 6, तो 6 का पहाड़ा अगर हम बोलेंगे तो नहीं आएगा 45, क्योंकि आप पहाड़ा बोल सकते हैं हम। फिर 7 से चेक करेंगे, नहीं आएगा। फिर 8 से चेक करेंगे, बिल्कुल नहीं आएगा। फिर 9 से आएगा, तो 9 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, तो 9 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 45 आ जाएगा। तो अगला गुणनखंड हमारा 45। ये आपको कॉपी में नोट करते हुए जाना। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके पास में कॉपी और पेन जरूर होना चाहिए। मैं जिन प्रश्नों के लिए आपको बोलूँ उनको आपको कॉपी में हल करना है, ठीक है। 9 के बाद में आ जाएगा 10, 10 में नहीं आता है। 11 में नहीं, 12, 13, 14 और 15, हाँ 15 में आता है। 15 का पहाड़ा अगर 3 बार बोलेंगे तो 45 आता है। अब 15 के बाद में 16, 17, 18 अब नहीं आएगा। अब डायरेक्ट हमको जाना पड़ेगा 45 के पास में, ठीक है। तो ये हो गई हमारे गुणनखंड कि 45 के कितने गुणनखंड हुए। तो 45 के हमको गिनना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 45 के 6 गुणनखंड है। सबसे छोटा गुणनखंड 1 है, सबसे बड़ा गुणनखंड 45 है। और इनका अगर योग पूछा जाए तो आपको इसको जोड़ के बताना। चलिए, आप 45 के जो गुणनखंड निकाले हैं इनका योग आपको कमेंट बॉक्स में बताना। एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि 45 के सबसे बड़े और सबसे छोटे गुणनखंड का योग। तो सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है, 45, और सबसे छोटा गुणनखंड कौन है, 1। तो अगर इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 46। तो ये 45 के सबसे छोटे और सबसे बड़े गुणनखंड का हमने क्या निकाल दिया है, योग निकाल दिया। तो ये होता है हमारा गुणनखंड। और गुणनखंड से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो हमने इस क्लास में चर्चा की। आगे हम चलते हैं गुणज, ठीक है। गुणनखंड के बाद में आता है गुणज। गुणज का मतलब होगा, इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे मल्टीप्लाई। अब गुणज का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 6, तो आपको ये बताना है कि 6 से जिन भी संख्याओं में पूरा भाग जाता है उसी को हम उसका गुणज कहते हैं। 6 से जिन संख्याओं में पूरा भाग जाएगा वो संख्या सब 6 का क्या होगी, गुणज होगी, मल्टीप्लाई होगी। अब और साधारण भाषा में अगर हम बात करें तो हमको 6 का पहाड़ा लिखना है, क्योंकि 6 के पहाड़े में 6 से सभी भाग जाएगा। तो गुणज का मतलब हमको ये याद रख लेना, पहाड़ा। अगर वो हमसे पहाड़ा पूछे तो पहाड़ा हम बता देंगे। तो 6 का पहाड़ा है तो 6 से स्टार्ट हो जाएगा, 6, 12, 18, 24, 30। 6 का पहाड़ा है और ये क्या हो जाएगा, लगातार चलता रहेगा, क्योंकि पहाड़ा जो होता है वो अनंत तक होता है, वो कभी खत्म नहीं होता है। जैसे 6 का पहाड़ा 60 पे खत्म नहीं होगा, वो अनंत तक चलता रहेगा। लेकिन हमने हमारी सुविधा के लिए 60 तक याद करते हैं, ठीक है। हर पहाड़े के 10 नंबर तक हम याद करते हैं, वो सुविधा के लिए। लेकिन पहाड़ा कभी भी खत्म नहीं होता है, अनंत तक चलता रहता है। तो 6 के गुणज पूछे तो 6 के गुणज में हमको बहुत आसान है। हमको क्या करना है, 6 का पहाड़ा लिख देना है। अगर हम 6 का पहाड़ा लिख देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, 6 के गुणज हो जाएंगे। अब इसमें सबसे छोटा गुणज कौन है, तो सबसे छोटा गुणज स्वयं संख्या होती है, ठीक है। 6 का सबसे छोटा गुणज कौन है, तो 6 का सबसे छोटा गुणज 6 ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 6 का सबसे बड़ा गुणज कौन है, तो 6 का सबसे बड़ा गुणज बताना संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 6 का पहाड़ा 60 पे खत्म नहीं होगा। आपको इसको समझना है, कोई भी पहाड़ा कभी खत्म नहीं होता। 60 के बाद में अगर हम इसमें 6 जोड़ेंगे तो 66, 7 के बाद में 72, 7 के बाद 72 के बाद में 78। मतलब ये जो पहाड़ा है ये लगातार चलता रहेगा, ये कोई खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि 60 के बाद में 66 आएंगे, फिर 72 आएंगे, फिर 78 आएंगे। तो ये पहाड़ा खत्म नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब हम गुणज में कभी भी सबसे बड़ा गुणज नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा गुणज क्या होगा बताना हमारे लिए संभव नहीं। तो आगे हम बात करेंगे, ये बात हो गई हमारे गुणज की, ठीक है। तो बड़ा गुणज बताना संभव नहीं हमारे लिए, लेकिन छोटा गुणज 6 होता है। अब परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछेगा उनको हम समझते हैं, ठीक है। परीक्षा में पूछेगा 4 के गुणज, है ना, 4 के प्रथम 4 गुणज लिखिए। 4 के प्रथम 4 गुणज लिखना, इसका मतलब 4 की टेबल कितनी बार लिखना है, तो 4 की टेबल हमको 4 बार लिखना है। तो 4, 8, 16 और 20, ये हो गए, क्या हो गए हमारे गुणज हो गए, क्योंकि हमने 4 के टेबल लिख दी कितनी बार, 4 बार, क्योंकि उसने 4 बोला है। देखिए, जब भी गुणज से आपसे प्रश्न पूछेगा उसको बोलना पड़ेगा कि 5 बार गुणज लिखिए, 6 बार लिखिए, 10 बार लिखिए, क्योंकि
हमारे पास तो अनंत है, हम तो कितने भी गुणज लिख सकते हैं, गुणजों की कोई संख्या सीमित नहीं है। तो आपकी परीक्षा में जरूर वो बोलेगा कि 6 के प्रथम 4 गुणज लिखिए, 10 के प्रथम 5 गुणज लिखिए, उसको बोलना पड़ेगा। अगर नहीं बोलेगा, अगर उसने ऐसा बोल दिया कि 6 के गुणज लिखे तो कितने गुणज हमको नहीं पता है, इसलिए आपकी परीक्षा में जरूर ये बोला जाएगा कि 6 के प्रथम 5 गुणज लिखिए, मतलब 6 का पहाड़ा आपको 5 बार लिखना है। दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि 4 के प्रथम 4 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, वो कभी योग भी पूछ लेगा, ठीक है, योग या योगफल। तो हमको क्या करना है, 4 के गुणजों को जोड़ देना है, ठीक है, 4, 8, 16 और 20, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएंगे, 4 के गुणजों का योगफल। और ऐसा बोलेगा कि 4 के प्रथम 4 गुणजों का योगफल, क्योंकि फिर मैं बोल रहा हूं गुणज अनंत होते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि पहाड़ा जो होता है वो कभी खत्म नहीं होता है। तो हम बात करते हैं 4 में 8 को जोड़ेंगे 12, 12 में 6 को जोड़ेंगे 18, 18, 18 में ये 0, ठीक है, 18 में अगर हम 0 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 के 18 हासिल 1, 1 और 1 2 और 2 4, मतलब 4 के प्रथम 4 गुणजों का योग कितना हो गया, 48 हो गया है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो गुणज से भी आपसे योगफल पूछा जाएगा। तो देखिए गुणनखंड में हमको ये बताना है कि वो कौन कौन से पहाड़े में आता है, और गुणज में हमको ये बताना है कि उससे कौन कौन सी संख्या में भाग जाता है, मतलब हमको पहाड़ा लिखना है, पर वो कितनी बार लिखना है वो स्वयं आपका प्रश्न बोलेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर। तो अभाज्य गुणनखंड क्या है, इसको हम समझते हैं। देखिए अभाज्य संख्या, कल हम इसके बारे में हमने बात की थी कि अभाज्य क्या होती, अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ के आए। अभाज्य संख्या मैंने आपसे बोला था कि आपको कम से कम 1 से लगा के 100 तक याद होना चाहिए, और अभाज्य संख्या से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, पहले हम उसकी बात करते हैं। तो जो अभाज्य संख्या होती है वो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये लगातार चलती रहेगी, है ना। हमने 100 तक याद की है अभाज्य संख्या। तो इन अभाज्य, तो ये अभाज्य गुणनखंड है, तो हमने अभाज्य संख्या तो हमने पढ़ रखा है। और ये गुणनखंड क्या है, तो गुणनखंड अभी हमने बात की है, वो जिनसे हमको क्या करना है, उसके फैक्टर करना है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे उसको हम समझते। मान लीजिए आपके पास में है 50, ठीक है, और बोला गया है इस 50 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो 50 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो आपको सबसे पहले 50 लिख देना है और एक लाइन इस प्रकार से बना देनी है, ठीक है, और एक लाइन ऐसी बना देनी। सबसे पहले उसको ऐसे पैक कर देना, एक लाइन इधर बना देनी, एक लाइन ऐसे बना देनी। अब क्योंकि यहाँ पे लिखा है अभाज्य गुणनखंड, तो हम क्योंकि इसमें आपको केवल अभाज्य संख्याओं से भाग लगाना है, अभाज्य संख्या के अलावा किसी और संख्या से हम भाग नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या कौन है, 2 है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे, क्योंकि संख्या सम है इसलिए 2 से भाग चला जाएगा, और 2 से अगर किसी भी संख्या में भाग लगाते हैं तो वो क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो हम 2 से भाग लगाएंगे तो 50 का आधा कितना हो जाएगा, 25, ये हो गई बात, ठीक है। तो हमने इसमें 2 से भाग लगाया, तो जो भागफल आया वो आपको हमेशा उसके नीचे लिखना है। तो 2 से 50 में भाग लगाया तो कितना आया, 25 आया। आगे अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, 3, तो 3 से हम 25 में भाग लगाते हैं, तो 3 का पहाड़ा बोल देंगे, 3 8 24, 3 नाम 27, लेकिन हम 25 के आसपास जा रहे हैं, लेकिन 25 में पूरा भाग नहीं जा रहा, तो हमको अगली अभाज्य संख्या के पास जाना। तो अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, 5 है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 5 से भाग लगाएंगे। तो 5 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे तो 25 आ जाएगा, 5 बार, तो हम लिख देंगे 5। अब 5 है, क्योंकि 5 स्वयं एक अभाज्य संख्या है, और जब हम इधर भाग लगा रहे हैं, इधर इधर इधर, और इधर आपको अगर अभाज्य संख्या मिल जाए तो आपको उसी संख्या से भाग लगा के सवाल को खत्म कर देना है। तो हम इसमें 5 से भाग लगा के सवाल को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। तो इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से है, तो अभाज्य गुणनखंड इसके हैं, देखिए इधर ये जो लिखे ये हमारे 2 5 5, तो इसको हम लिखेंगे 2 गुणा 5 गुणा 5। तो इस संख्या के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो इस संख्या के 3 अभाज्य गुणनखंड है। कौन कौन से, 2 गुणित 5 गुणित 5। तो ये अभाज्य गुणनखंड हमारे ये है, ठीक है, ये केवल कैलकुलेशन है। हमारा अभाज्य गुणनखंड कौन से है, तो हमारे अभाज्य गुणनखंड ये वाले हैं, 2 गुणित 5 गुणित 5, तो आपके चारों विकल्प में रहेगा 2 गुणित 5 गुणित 5, तो हमारा क्या हो जाएगा सही। तो
अभाज्य गुणनखंड हम इसी प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, आइए अब हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं अभाज्य गुणनखंड से संबंधित। पहला है 1000 के अभाज्य गुणनखंड है, मतलब आपको 1000 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। देखिए, अभाज्य गुणनखंड निकालते समय केवल आपको अभाज्य संख्या याद होना चाहिए, दूसरी बात है आपको भाग याद होना चाहिए। अगर ये दो बातें याद है तो फिर अभाज्य गुणनखंड निकालना हमारे लिए बहुत आसान है। तो 1000 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो अभी हमने बात की, सबसे पहले हम 1000 लिखेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से एक लाइन बनाएंगे, ये हो बना दिया। ठीक है, अब चूंकि ये संख्या सम है, कैसे सम पता हमको पता चला, क्योंकि इसका आखिरी अंक क्या है, 0 है। और हमने कल ही बात की थी, अगर किसी संख्या का आखिरी अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या सम होगी और इसमें 2 से भाग जाएगा। तो इसमें हम 2 से भाग लगाएंगे। ठीक है, अगर आपको याद है तो आप इसको मेरे साथ में कॉपी में हल करते जाएंगे। तो ये हमने लिख दिया 2। अब 2 से हमने अभी बात की, अगर किसी भी संख्या में 2 से भाग लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो आधी हो जाएगी। तो 1000 का आधा कितना हो जाएगा, 500। तो ये हमने लिख दिया 500। ठीक है, फिर चूंकि 500 का आखिरी अंक 0 है तो ये संख्या सम है और सम संख्या है तो 2 से भाग लगाना है, तो हम 2 से भाग लगाएंगे। ठीक है, तो 500 का आधा अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इसको अलग से भाग लगा सकते हैं। ठीक है, तो 500 का आधा कितना हो जाएगा, 250। फिर चूंकि इसका आखिरी अंक क्या है, 0, और 0 किसकी पहचान है, सम संख्या की, तो फिर हम 2 से इसमें भाग लगाएंगे। तो अब क्या करेंगे, हम 2 से भाग इसमें लगा देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को 250 का आधा नहीं पता है, तो हम इसमें 2 से भाग लगा देते हैं। 2 से भाग लगा के चेक करते हैं, 2 एकम 2, 2 में से 2 गया तो 0, ऊपर से उतारा 5, 2 दूना 4, 5 में से 4 गया तो 1, ऊपर से उतारा 0, 2 पंजे 10। कितना उत्तर आया हमारा, 125। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे 125। ठीक है, ये हमने लिख दिया 125। अब हमको फिर से चेक करना है कि क्या 125 सम संख्या है क्या, तो सम संख्या तो नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 से भाग लगाते हैं। ठीक है, तो हमको 3 से 125 में भाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगली अभाज्य संख्या 3 ही है। तो 3 से भाग लगाते हैं, 3 चौक 12, 0, 0 और 3 एकम 3। कितने बचे, 2 शेषफल बच रहा है, इसका मतलब 3 से इसमें पूरा भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगली अभाज्य संख्या लेंगे। तो 3 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या है वो कौन सी है, तो वो है 5, क्योंकि इसमें 5 से पूरा भाग जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि इसका आखिरी अंक 5 है। तो हम 125 में 5 से भाग लगा के चेक करते हैं। तो 5 दूना 10, घटाएंगे तो 2, ऊपर से उतारा 5, 5 25। कितनी बार गया है, 25 बार पूरा भाग चला गया। तो हम इसमें डायरेक्ट किससे भाग लगाएंगे, तो इसमें हम 5 से भाग लगाएंगे। तो 5 से भाग लगा देंगे तो 25। अब 25 चूंकि 25 आ गया है तो 25 तो हम 5 का पारा डायरेक्ट बोल सकते हैं। तो 25 में 5 से भाग लगाएंगे तो 5, और 5 से भाग लगाएंगे तो 1। मतलब हमने 1000 के अभाज्य गुणनखंड को क्या किया है, निकाल लिया है। कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड है, तो 1000 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणित 5 गुणित 5। तो ये क्या हो गए हमारे 2000 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अच्छा, आपसे अगर परीक्षा में घात के रूप में पूछ लिया जाए तो देखिए हमको घात लगाना भी आना चाहिए। ये 2 कितनी बार है, 3 बार। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 की घात 3 गुणा ये 5 कितनी बार है, 3 बार। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 की घात 3। तो एक ये भी तरीके से आपसे परीक्षा में पूछा जा, क्योंकि आप हो सकता है आप ये वाले विकल्प को ढूंढे और ये वाला आपको ना मिले, और उस चारों विकल्प में ये वाला विकल्प हो, तो हमारा उत्तर ये हो जाएगा। इसको कैसे लिखना है, कुछ नहीं करना है, जो अंक है उसको ऐसा कैसा लिख देना, और वो जितनी बार है उसकी उतनी घात आ जाएगी। ठीक है, ये जो छोटा सा अक्षर ऊपर लिखा, जैसे मान लीजिए 4, और ये छोटा सा अक्षर जो 5 लिखा रहता है, इसको हम पढ़ते हैं घात। ठीक है, घात इसको हम पढ़ते हैं, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं पावर। तो पावर या घात के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, 256 के अभाज्य गुणनखंड। तो अब हमको 256 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो वही हमारा तरीका है। क्या है, सबसे पहले तो हम 256 यहाँ पे लिखेंगे और हम इस प्रकार से लाइन बनाएंगे। ठीक है, अब 256 क्योंकि सम संख्या है तो इसमें हम 2 से भाग लगा के चेक करते हैं। तो 256 में हम 2 से भाग, देखिए अगर आपको भाग डायरेक्ट लगाना याद है तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं उन बच्चों को बता रहा हूं जो डायरेक्ट नहीं लगा सकते, तो आपको इसे अलग से भाग लगा लेना है। ठीक है,
तो 2 से भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 में से 2 गया तो 0, ऊपर से उतारा 5, 2 दूना 4, 5 में से 4 गया तो 1, ऊपर से उतारा 6, 2 अठी 16। तो ये हमने भाग लगा दिया, तो भाग लगा दिया तो उत्तर कितना आया 128। तो हमको यहाँ पे लिखना है 2 और यहाँ पे लिखना है हमको 128। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा अब 128। फिर हम देखेंगे क्या 128 सम संख्या है? हाँ, 128 बिल्कुल सम संख्या है। तो हम इसमें फिर किससे भाग लगाएंगे? तो फिर 2 से भाग लगाएंगे। तो 128 में हम पुनः 2 से भाग लगाते हैं। तो 2 से भाग लगाएंगे, 2 छंग 12, 0 0, ऊपर से उतारा 8, 2 चौक 8। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा 64 आ गया। तो फिर हम यहाँ 2 लिख के कितना लिखेंगे 64। फिर हमको ये देखना है कि क्या 2 एक सम संख्या है? तो हाँ, 64 देखना है। तो क्या 64 एक सम संख्या है? तो 64 बिल्कुल एक सम संख्या है। ठीक है, तो फिर हम 64 में किससे भाग लगा देंगे? 2 से भाग लगा देंगे। ठीक है, तो 2 से भाग लगाएंगे 3 बार, 0, ऊपर से उतारा 4, 2 दूना 4। तो कितना उत्तर आया 32। तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 32। फिर चूंकि 32 एक सम संख्या, फिर इसमें हम 2 से भाग लगाएंगे। तो 32 में अगर हम 2 से भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2, ऊपर से हासिल 1, ऊपर से उतारा 2 और 2 छंग 12। कितना उत्तर आया 16। तो हम यहाँ 2 लिख के 16 लिखेंगे। अब चूंकि 16 आ गया है तो 16 तो अब डायरेक्ट 2 के पहाड़े में आ जाएगा, हमको याद है। तो 2 से भाग लगा देंगे 8। ठीक है, फिर 8, फिर 2 से भाग लगा देंगे 4। ठीक है, फिर 2 से भाग लगा देंगे, यहाँ पे कर रहे हैं तो आ जाएगा 2, और फिर 2 से भाग लगा देंगे 1। तो ये क्या हो गए हमारे 256 के अभाज्य गुणनखंड आ चुके हैं। ठीक है, तो 256 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 2 आया, इसके अलावा किसी और से भाग नहीं गया। तो इसके क्या हो जाएंगे, कितनी बार 2 है हम गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 बार 2 आ गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया 256 के अभाज्य गुणनखंड। और इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 8, क्योंकि 8 है, 8 बार है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 200 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो वही तरीका है, आपको इसको क्या करना है, निकाल के इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि 200 के कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, 625 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, देखिए अभाज्य गुणनखंड में आपको इसलिए सवाल करवा रहे हूं क्योंकि इससे प्रश्न परीक्षा में आते हैं। ठीक है, तो 625 के अभाज्य गुणनखंड हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चेक, क्योंकि ये संख्या 625 सम नहीं है तो 2 से इसमें भाग नहीं जाएगा, तो हम इसमें 3 से चेक करते हैं, क्या 3 से इसमें भाग जा रहा है। ठीक है, तो 3 दूना 6, 0, ऊपर से उतारा 2, भाग नहीं गया उसकी 0, ऊपर से उतारा 5, 3 8 24। मतलब इसमें भाग नहीं जा रहा है। तो अगली अभाज्य संख्या कौन सी है? 3 के बाद 5 है, तो हम 5 को लेते हैं। ठीक है, 5 को लेते हैं, 5 से इसमें भाग लगाते हैं। तो 625 में अगर हम 5 से भाग लगाते हैं, ठीक है, तो 5 से कब 5, 6 में से 5 गया तो 1, ऊपर से हम उतारेंगे 2, 5 दूना 10, ऊपर से उतार हासिल बचा 2, ऊपर से उतारा हमने 5, पचमा 25। तो भाग चला गया, कितनी बार गया 125। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 और यहाँ पे लिखेंगे 125। ठीक है, अब 125 चूंकि 125 में हम फिर से 5 से भाग लगाएंगे। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे 5 से भाग लगाएंगे। तो 5 दूना 10, 2, ऊपर से उतारा 5, पचमा 25। कितनी बार गया 25 बार। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 और यहाँ पे लिखेंगे हम 25। अब 25 क्योंकि 5 के पहाड़े में डायरेक्ट आ जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे 5 से 5 बार और 5 से 1 बार। तो ये क्या हो गए 625 के हमने क्या निकाल दिए हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। ठीक है, अब ये अभाज्य गुणनखंड कितनी बार 5 है इसमें, तो इसमें जो 5 है वो टोटल 4 बार आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, 4 बार है तो इसको हम लिख देंगे 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। और इसको हम अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं, तो वो लिख सकते हैं 5 की घात 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अभाज्य गुणनखंड फिर 243 है। ठीक है, इसका भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना 243 के कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक,
अलावा है 243 के अलावा है 75। तो 75 के भी आपको बताना है कि कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक, आगे हम चलते हैं एलसीएम, लसपा लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, एलसीएम की तरफ चलते हैं। तो एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम निकालते कैसे हैं वो आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए आपके सामने एक सवाल दिया गया है 4, 6 और 8 और पूछा गया है इनका एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम निकालना बहुत आसान है, अभी हमने जैसे अभाज्य गुणनखंड निकाले थे ऐसे इनका एलसीएम निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 4, 6 और ये जो 8 है इनको इसी प्रकार से अभी हमने जैसे पैक है ना ऐसे डिब्बे बना लेंगे। ठीक है, ये हो गया, हमने इनको ऐसे पैक कर दिया। अगर इसमें एलसीएम में आपके पास जितनी भी संख्या है अगर उसमें से एक भी संख्या सम है तो आपको 2 से भाग लगाना है। ठीक है, और दूसरी संख्या से भाग नहीं लगाना है। अगर 2 से सभी संख्याओं का भाग चला जाए तो ठीक है, लेकिन जिसमें जा रहा है उसमें आपको भाग लगाना है। तो इसमें हम 2 से भाग लगाते हैं, तो 2 से भाग लगाएंगे तो 2 बार। ठीक है, 6 में भी क्योंकि 2 से भाग जा रहा है कितनी बार, 3 बार, और 2 से भाग जा रहा है 4 बार। क्योंकि अब हमको तीनों में चेक करना, क्या कोई तीनों में कोई सम संख्या है, हाँ है, 2 और 4 है, तो हमको 2 से ही भाग लगाना। जब तक इन तीनों में एक भी संख्या सम है हमको 2 से भाग लगाना है। 2 से भाग के अलावा हम किसी और संख्या से भाग नहीं लगा सकते। तो फिर हम 2 से भाग लगाएंगे तो 1 बार। और देखिए अब इस 3 में ये जो 3 है यहाँ पे इसको समझिए, क्योंकि इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा। तो आपके इसमें अगर 2 से भाग किसी भी संख्या में नहीं जा रहा है तो आपको उसको ऐसा कैसा लिख देना है, क्या लिख देंगे, 3 के हम 3 लिख देंगे। फिर 4 में अगर 2 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, अब फिर हमको चेक करना क्या इन तीनों संख्या में कोई भी संख्या सम है 2 है, तो फिर आपको 2 से ही भाग लगाना है। ठीक है, तो फिर हम 2 से लगाएंगे 1, 3 और 1। अब फिर हमको चेक करना, अब 2 से किसी भी संख्या में भाग नहीं जाएगा, तो अगली संख्या कौन सी हमारी, 3 है, तो 3 से भाग इसमें चला गया। तो अगर तीनों में नीचे 1-1 आ गया है, इस प्रकार से 1-1 आपको मिल जाए तो वो आपका एलसीएम वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो इस क्या आया एलसीएम इसका, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, और इसका हम क्या करेंगे यहाँ पे गुणा करेंगे। ठीक है, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4, 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8, और 8 में 3 का गुणा करेंगे तो 24। मतलब 4, 6, 8 का एलसीएम कितना आया है, तो 4, 6, 8 का एलसीएम जो आया है वो 24 आया है। तो एलसीएम निकालना बहुत आसान है, क्या करना है आपको, साथ साथ में आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए 10 आ गया, ठीक है, 25 है और आपको दिया गया है 20 और पूछा गया है इनका एलसीएम निकालिए। ठीक है, इनका क्या निकालना आपको, ल स प। अगर हिंदी में शॉर्टकट में लिखते हैं एलसीएम को ल स प, और इंग्लिश में इसको हम लिखते हैं एलसीएम। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों का हम साथ में निकालें, एलसीएम हमेशा साथ साथ में निकलेगा। ठीक है, तो इसमें हमको पहले चेक करना क्या कोई भी संख्या सम है, अगर एक भी संख्या सम है तो उसमें 2 से भाग लगाना है, क्योंकि इसमें ये 10 भी सम है और 20 भी सम है। तो हम इसमें किससे भाग लगाएंगे, तो इसमें हम 2 से ही भाग लगाएंगे। तो 2 से भाग लगाते हैं 10 में तो आ जाएगा 5। देखिए आप ये जो 25 है, ठीक है, आपको ये जो 25 दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें भाग नहीं जा रहा है, तो आपको क्या करना है, इस 25 को ऐसा कैसा उतार देना है, इसमें किसी प्रकार से कोई बदलाव नहीं करना है। और फिर 20 में अगर जा रहा है तो 2 से भाग लगाएंगे तो 10 बार, तो ये हमने लिख दिया 10 बार। आ गई बात समझने, क्योंकि 25 में नहीं गया तो उसको हमने क्या किया, ऐसा कैसा लिख दिया। ठीक है, अगला फिर हमको चेक करना क्या तीनों संख्या में कोई भी संख्या सम है, तो हाँ ये 10 सम है बाकी तो नहीं है, तो फिर हम 2 से भाग लगाएंगे। जब तक तीनों में एक भी संख्या सम है हमको 2 से ही भाग लगाना है। तो आ जाएगा 5 है ना, और ये आ जाएगा 25 ऐसा कैसा। इसमें अभी हमने कोई बदलाव नहीं किया क्योंकि इसमें भाग ही नहीं जा रहा है पूरा। तो 2 से भाग लगाएंगे तो 5 बार। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि क्या 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी हमारी, 3। तो हमको ये चेक करना कि क्या 3 से किसी संख्या में भाग जा रहा है, क्योंकि ये संख्या छोटी है तो हमको बिना भाग लगाए हुए हम पहाड़े से चेक कर सकते हैं। तो 5 को चेक करते हैं, तो 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता है, 3 के पहाड़े में 25 भी नहीं आता, और 3 के पहाड़े में 5 भी नहीं आता। तो फिर हम अगली अभाज्य संख्या के पास चले जाएंगे। अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, 5। तो हम 5 से भाग लगाते हैं तो 5 से भाग जाएगा। ठीक है, 5 से भाग लगाएंगे तो 1 बार, 5 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 25, और 5 से भाग लगाएंगे तो
एक बार। ओके, फिर हम इसमें क्योंकि एक संख्या बची है 5, तो फिर हम अगेन 5 से भाग इसमें लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा इसके एलसीएम। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। क्या आया गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, ये हमारा आ गया एलसीएम। अब हम क्या कर लेते हैं, इनका गुणा कर लेते हैं। 2 में 2 का करेंगे तो 4, 4 में 5 का करेंगे तो 20, और 20 में 5 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो इस संख्या का जो एलसीएम है वो कितना आ गया है, तो इस संख्या का जो एलसीएम है वो 100 आ गया है। ठीक है, तो ये हमने एलसीएम निकालना सीख लिया है। एलसीएम निकालना अभाज्य गुणनखंड जैसा ही है, बस इसमें हमको तीनों संख्याओं को साथ में लिखना है, और अगर एक भी संख्या सम है तो उसमें 2 से भाग लगाना है। तो आज के हम इस क्लास में हमने रिवीजन किया गुणनखंड के बारे में, गुणज के बारे में, अभाज्य गुणनखंड के बारे में और एलसीएम के बारे में। इसके बाद अभी तक आपको वीडियो कैसा लगा, इसको उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप इसी प्रकार वीडियो कंटिन्यू देखेंगे तो ये मेरी गारंटी कि आपका पूरा गणित रिवीजन हो जाएगा, जितना भी आपने अभी तक पढ़ा हुआ है, और बेस्ट तरीके से रिवीजन होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपका नवोदय से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।